और वेलकम टू स्टडी 92। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब सेशन स्टडी 92 अमृतसर में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जान रहे हो कि आज जो है आप लोगों को इतिहास के 25 क्वेश्चन जो है लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज जो है आप लोगों का पार्ट 2 वीडियो रहेगा। ऑलरेडी मैंने 25 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर रखे हैं। आज जो है आप लोगों को 25 क्वेश्चन और कराए जाएंगे और इस लेसन के जो है 50 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 50 क्वेश्चंस को जो है आपको याद कर लेना है और बोर्ड एग्जाम में जो है बेहतर से बेहतर रिजल्ट आप लोग को लाना है। तो चलते हैं फिर वीडियो की ओर और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के सामने आज 26 नंबर क्वेश्चन है कि मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। यहाँ क्वेश्चन बहुत शानदार है यह कि मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। ऑप्शन आप सुन लीजिए कि पहला दिया गया है फ्रांस, दूसरा दिया गया है रूस, तीसरा दिया गया है इटली, चौथा दिया गया है जर्मनी। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक है। दोस्तों इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हमारी आने वाली पहली नोटिफिकेशन की वीडियो जो होगी वो आपके पास पहुंचेगी और आप सबसे पहले मेरा वीडियो देख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है कि मारियान किस देश के राष्ट्रवाद के प्रतीक थी, तो फ्रांस की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे फिर हम यहाँ से 27 नंबर क्वेश्चन कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है। यानी कि यूरोपीय सभ्यता का पालना, याद रखिएगा, पालना किस देश को कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया है आपके पास इटली, ऑप्शन बी दिया गया है फ्रांस, ऑप्शन सी दिया गया है हंगरी और चौथा ऑप्शन दिया गया यानी कि ऑप्शन डी दिया गया है आपके पास यूनान। तो इसका राइट आंसर मुझे आप जवाब दीजिए कि 27 का राइट आंसर क्या होगा। यूरोप सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। चलिए कमेंट बॉक्स में जो है इसका आंसर मुझे देते रहिए। चलिए ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनान को, यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका डी। फिर 28 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को जरूर आप याद रखिएगा। ठीक है, कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ, यानी कि 1600 जो है 88 ईस्वी में, 1707 ईस्वी में या 1788 ईस्वी में या 1807 ईस्वी में। इसका आंसर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1888 ईस्वी में जो है एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। 29 नंबर क्वेश्चन यानी 29 क्वेश्चन है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया। यह क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। यानी ऑप्शन दिया गया है 1789 ईस्वी में, 1791 ईस्वी में, 1801 ईस्वी में या 1804 ईस्वी में। इसका राइट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। 29 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1804 ईस्वी में। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट कि कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 1810 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में या 1830 ईस्वी में या 1848 ईस्वी में। इसका राइट आंसर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए कि कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1800 जो है 10 ईस्वी में की गई थी। ओके, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क की कितने युद्ध किए। यानी कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क जो थे कितने युद्ध किए थे। यहाँ दिया गया है 1 या 2 किए थे या 3 या 4। कितने बिस्मार्क ने युद्ध किए थे जर्मनी के एकीकरण के लिए। इसका राइट आंसर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 31 का ऑप्शन नंबर जो है 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है 3 जर्मनी एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने युद्ध किया था।
चलिए 32 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखेंगे कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई। तो पहला ऑप्शन दिया गया है रूस को, दूसरा ऑप्शन दिया गया है तुर्की, तीसरा ऑप्शन दिया गया है यूनान, चौथा ऑप्शन दिया गया है फ्रांस। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 32 का राइट आंसर हो जाएगा यानी तुर्की, यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका बी। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 1889 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां किस राजवंश का शासन था। 1889 फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां पे राजवंश किसका था। ट्यूडल को, स्टुअर्ट को, बुर्बो को या रोमो को। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बुर्बो वंश, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन दिया गया है प्रासा का शासक कौन था। प्रासा का शासक कौन था। ऑप्शन ए दिया है नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन बी दिया है नेपोलियन थर्ड, और यहाँ तीसरा सी ऑप्शन दिया है ट्यूटर इमोनियल, और ऑप्शन डी दिया है विलियम प्रथम। इसका आंसर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में दें, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम प्रथम, यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका डी। चलिए यहां देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन जो है आपके सामने है। 35 नंबर क्वेश्चन कि मेटरनिक कौन था। मेटरनिक कौन था बेटा। तो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, या प्रासा का चांसलर था, या फ्रांसा का सम्राट था, या रूस का जार था। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा कि मेटरनिक कौन था। ऑप्शन सुन लीजिए फिर से, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, फ्रांसा का चांसलर था, या फ्रांस का सम्राट था, या रूस का जार था। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का जो है चांसलर था। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सेडानो के युद्ध में किसकी पराजय हुई। सडाने की युद्ध में किसकी पराजय हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ ऑप्शन ए दिया गया है प्रासा की, ऑप्शन बी दिया गया है सेडनिया की, ऑप्शन सी दिया गया है ऑस्ट्रेलिया की, ऑप्शन डी दिया गया है नेपोलियंस की। चलिए इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे रक्त एवं लोह की नीति किसने अपनाई। मोस्ट इंपोर्टेंट कि रक्त एवं लोह की नीति जो है किसने अपनाई थी। तो ऑप्शन ए दिया गया है बिस्मार्क ने, ऑप्शन बी दिया गया है आपके पास फ्रेडरिक विलियम ने चतुर्थ, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने, ऑप्शन सी दिया गया है विलियम प्रथम ने, और डी ऑप्शन दिया गया है गैरीबाल्डी ने। कमेंट में इसका आंसर दीजिए। चलिए ऑप्शन नंबर जो है ए होगा, बिस्मार्क ने रक्त एवं लोह की नीति अपनाई थी। चलिए यहां देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था। यानी लाल जो है कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था। तो ऑप्शन ए दिया गया है बिस्मार्क ने, ऑप्शन बी दिया गया है काबून ने, ऑप्शन सी दिया है मैजनी ने, ऑप्शन डी दिया है गैरीबाल्डी ने। तो लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गैरीबाल्डी ने। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था। वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि क्लास 9 से लेकर क्लास 11 तक इसी चैनल पे साइंस और आर्ट्स की तैयारी जो है इसी चैनल पे कराई जाती है। ठीक है। तो जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था। पहला ऑप्शन दिया गया है नेपोलियन बोनापार्ट, दूसरा ऑप्शन दिया गया है नेपोलियन III, और क्यूटर इमोनियन, और यहाँ पे दिया गया है विलियम प्रथम। चलिए तो इसका राइट आंसर मुझे आप दे दीजिए। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है आपका बी, नेपोलियन थर्ड।
नेपोलियन तीसरे ने जो है जर्मनी एकीकरण के समय फ्रांस के शासक थे। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रवाद का अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। यानी राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। तो ऑप्शन दिया गया है पुनः जागरण से, दूसरा ऑप्शन दिया गया है धर्म सुधारक आंदोलन से, तीसरा ऑप्शन दिया गया है गौरवपूर्ण क्रांति से, और चौथा ऑप्शन दिया गया है आपके पास फ्रांस की क्रांति से। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर याद रखिएगा कि पुनः जागरण से। ऑप्शन नंबर जो है ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि सेडिना पिडमाउंटर का शासक कौन था। सेडिनिया पिडमाउंटर का शासक कौन था। ऑप्शन ए दिया गया है नेपोलियन थर्ड, दो ऑप्शन बी दिया गया है काउंटर काबुल, ऑप्शन सी दिया है ट्यूटर इमोनियन, चौथा ऑप्शन दिया गया है विलियम प्रथम। चलिए इसका राइट आंसर आप मुझे बता सकते हैं। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्यूटर इमोनियल ने। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि संधि द्वारा स्वतंत्रता यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान की स्थापना हुई। इसका ऑप्शन दिया गया है वीना की संधि द्वारा, कुस्तुनानितिया की संधि द्वारा, या प्राग की संधि द्वारा, या एड्रियानोपुल की संधि द्वारा। इसका राइट आंसर आप मुझे दीजिए। 42 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही। ऑप्शन ए होगा सही, ऑप्शन बी होगा, या ऑप्शन सी होगा, या ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है 43 का देखेंगे किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण जो है पूरा हुआ। डेनमार्क की संधि द्वारा, गेस्टिन के संधि द्वारा, या प्राग की संधि द्वारा, या फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। 43 का राइट आंसर मुझे दीजिए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। इस चीज को याद रखिएगा। चलिए यहाँ 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ईवा इटली संस्था का विकास किया। ईवा इटली संस्था का विकास किया किसने। मेजनी ने किया है, या काउंट काबुल ने किया है, या गेरिबाल्डी ने किया है, या बिस्मार्क ने किया है। ईवा इटली संस्था का विकास किसने किया है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेजनी ने किया है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये आखिरी क्वेश्चन है इस लेसन का, और 45 अगर क्वेश्चन आप पूरे ढंग से जो है याद कर लेते हैं तो इसके जितने भी एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आएंगे आप पूरा 100 में 100% जो है सही करके आएंगे। इससे ज़्यादा जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला नहीं है, इसलिए ये 45 क्वेश्चन को जो है जरूर आप लोग याद करिएगा। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ का स्थापना की। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की। यानी कि ट्रांसफेडन संघ की स्थापना की, या सिलेफ्राइन संघ की स्थापना की, या राइन संघ की स्थापना की। इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए इसकी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर जो है आपका सी, यानी कि राइन संघ की स्थापना की। राइन संघ की जो है स्थापना की नेपोलियन जर्मनी में किस संघ की स्थापना की है, तो राइन संघ की स्थापना की है। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इस लिंक को जरूर शेयर करिएगा। इसलिए शेयर करिएगा कि आपके फ्रेंड भी जो है पढ़ के कुछ अच्छा परसेंटेज जो है ला सकते हैं। इसलिए इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। आपने अपना बेकतमी समय जो है आप मुझे दिया है, तो इसके लिए सभी को मैं दिल से बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।